हिंदुस्तान के एक आम नागरिक की दुनिया में दिलचस्पी कब होती है? जब कुछ ऐसा हो जो हमारे और आपके दरवाजे और दहलीज तक आ जाए। हिंदुस्तान के एक आम नागरिक की दुनिया में दिलचस्पी कब होती है? जब दुनिया हिंदुस्तान के बारे में बात करने लगे। हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि ये बात किसी सकारात्मक वजह से हो। हिंदुस्तान ने कोई चैंपियन प्रोड्यूस किया हो, हिंदुस्तान के किसी राइटर ने बुकर प्राइज जीता हो, हिंदुस्तान के किसी दार्शनिक ने कोई नई बात कही हो, हिंदुस्तान से कोई नया स्टार्टअप, कोई नई टेक्नोलॉजी निकली हो, या कम से कम किसी भारतवंशी ने बुलंदी का झंडा गाड़ा हो। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार नकारात्मक वजहें होती हैं। ऐसी ही एक वजह पिछले एक हफ्ते में पैदा हुई, जिसकी वजह से भारत की सरकार को, हमारी और आपकी सरकार को डिप्लोमेसी के लेवल पर, राजनयिक स्तर पर बहुत सारे प्रयास करने पड़े। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा और उनके दिल्ली के एक नेता के, मुस्लिमों के जो आराध्य हैं पैगंबर मोहम्मद, उन पर की गई टिप्पणियों के बाद ये बवाल शुरू हुआ, पहले देश में और उसके बाद दुनिया में। जब अरब देशों ने इस पर अपना सख्त विरोध दर्ज कराया, जब अरब देशों ने इस पर भारत के प्रतिनिधियों को तलब किया, तब भारत सरकार को ये प्रयास शुरू करने पड़े। तो हमें लगा कि आज की दुनियादारी की मास्टर क्लास में इस पर विस्तार से बात हो। सोशल मीडिया के हैशटैग, झगड़ों और उस भावुक किस्म की देशभक्ति से जो कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर आधारित है, दूर तथ्य आधारित बात की जाए कि क्यों ये देश भारत के लिए, भारत के कारोबार के लिए और वहां रहने वाले लाखों भारतीयों के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और दुनिया में भारत की स्टैंडिंग के लिए जरूरी है। इसलिए मास्टर क्लास में हमने इस बार दो विद्वानों से आग्रह किया कि वो आए और हमारे और आपके हिस्से के सवालों का जवाब दें। आपका मेहमानों से परिचय करवा देता हूं और उसके बाद ज्ञान गंगा बहनी शुरू होगी। हमारे पहले मेहमान हैं सीनियर डिप्लोमेट संजीव अरोड़ा साहब, 1984 बैच के IFS अधिकारी हैं संजीव जी, और आप इनका करियर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने तजुर्बे वाले व्यक्ति को आज हम मास्टर क्लास में लाने में सफल रहे हैं। इन्होंने इजिप्ट में अपने करियर की शुरुआत की और उस रीजन में ऑपरेट करने के लिए जिन कुछ भाषाओं का ज्ञान ज़रूरी है, उनमें से एक अरबी भाषा को सीखा। सऊदी अरब में गल्फ वॉर के दौरान ये एक्टिंग काउंसिल जनरल रहे, लेबनान में एम्बेसडर रहे, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी रहे, और कतर जो इस पूरे विरोध में लीड कर रहा था 5 जून से, उस कतर में सबसे लंबे वक्त तक भारत के एम्बेसडर रहे। और इतना ही नहीं, भारत और कतर के बीच इनके कार्यकाल के दौरान संबंध इतने मजबूत हुए कि इन्हें, जो कतर के अमीर हैं, उन्होंने सैश ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए राजनयिक को मिलने वाला ये सम्मान, जो कि बहुत रेयर होता है। दूसरे मेहमान हैं गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे बॉबी नकवी, जो दुबई में हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन मामलों पर लगातार नजर रखते हैं। आप दोनों मेहमानों का दुनियादारी की मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव सर आपसे करते हैं। 5 जून से ये डेवलपमेंट होने शुरू होते हैं, कतर लीड करता है। क्या वजह रही कतर के लीड करने की? क्या ये सिर्फ एक घटना पर रिएक्शन थी या इसकी बैकग्राउंड पहले से तैयार हो रही थी? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हियर इन इंडिया। सौरभ, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम में मुझे भी शामिल किया और बॉबी नकवी के साथ एक पुराना गल्फ की जो मेरी पोस्टिंग्स रही, उस समय से एक पुरानी मित्रता है और बहुत प्रतिभाशाली, बहुत माने हुए पत्रकार हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। सर, ये कई बार मुझे लगता है कि कुछ डेट्स, कुछ नंबर्स, उनमें फैसिनेशन होती है। देयर आर थिंग्स विच आर ओमिनस अबाउट सर्टेन डेट्स। ये आप हैरान होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। सर, 5 जून इतवार के दिन, योम हद जिसे अरबिक में कहते हैं, जब ये एकदम खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज़, के कतर ने हमारे जो वहाँ राजदूत हैं उनको समन किया जी, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में ये देमार्श किया, उनको प्रोटेस्ट किया,
रिक्वेस्ट कन्वे किया भारत सरकार के लिए, ये जो बयान जिनका भी आपने जिक्र किया, जो कुछ 2 लोगों ने यहाँ मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह में कुछ रिमार्क्स इतने कंट्रोवर्शियल और डेरोगेटरी दिए अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, तो मुझे एकदम एक और 5 जून की याद आ गई, जो 5 जून 216, और वो भी इतवार ही था, रविवार था, क्योंकि उस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो कतर में उनकी स्टेट विजिट थी जी, 5 जून 2016। हाँ, 5 जून 2016। 4 जून शाम को वो पहुँचे। उस दिन शाम को सबसे पहली भेंट उनकी हुई, जो हमारे वहाँ इतने लार्ज संख्या में वर्कर्स हैं उनके साथ, और जो सारा प्रोग्राम स्टेट विज़िट का, और उनको इतनी ग्रेशियसली, इतनी वार्म से, विद फुल स्टेट ऑनर्स स्वागत किया गया वहाँ पे। उनका स्वागत हुआ बाय हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हामिद अल थानी, जो कतर के अमीर हैं। तो उससे पहले भी बहुत हाई लेवल विजिट्स रही हैं डिफरेंट टाइम्स पर। हिज हाइनेस द अमीर ऑफ कतर मार्च 2015 में यहाँ दिल्ली में आए थे जी, और उससे कुछ ही समय पहले हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोवल, वो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक चिट्ठी लेके गए थे, उनके लिए निमंत्रण लेके गए थे जी। और उससे पहले भी देखिए, जो उनसे पहले अमीर, जो अब फादर अमीर हैं, जो करंट अमीर के पिताजी, उनके आदरणीय पिताजी शेख हामिद बिन खलीफा अल थानी बहुत वर्ष कतर के अमीर रहे। 1999 में, 2005, 2012 में उनकी 3 विजिट्स हुई इंडिया, और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी वहाँ विज़िट हुई, और उससे पहले और इतने हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स। सो ये मैं कुछ इसलिए थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ कि ये कभी सोच नहीं सकते थे हम, ये जो 4-5 जून की माननीय प्रधानमंत्री जी की विज़िट के बाद, और जो हमारी एक इतने स्फीयर्स में बहुत वर्षों से कतर के साथ, और जो 5 कंट्रीज़ और हैं गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल, उनके साथ इन जनरल विद द अरब वर्ल्ड, आई वुड से, जो हमारी मल्टी फैसेटेड कोऑपरेशन बढ़ रही है जी, और कुछ देशों से तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जिसे कहते हैं। और उसके बाद ये स्थिति हो गई कि उन्होंने हमारे राजदूत को बुलाया। पहले कतर ने इस विषय के बारे में बहुत ही गंभीरता से अपने विचार रखे और प्रोटेस्ट किया, और फिर आपको मालूम ही है कि एकदम उसके बाद कुवैत, फिर यूएई, सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ और विश्व के और हिस्सों में भी काफ़ी और इस्लामिक कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, जो इंडोनेशिया का सिमिलर रिएक्शन, मलेशिया एंड सो ऑन। सो ये बहुत गंभीर विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। और वो जो रिमार्क्स 2 जो प्रवक्ता, और वो भी राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने दिए मीडिया, सोशल मीडिया में, वो खैर चांस की बात है कि जिस टीवी पर ये रिमार्क्स दिए वो समहाउ वो मेरे सब्सक्रिप्शन वो पैकेज में नहीं है, लेकिन हर जगह सबको मालूम पड़ा। और आज की दुनिया में सब इंटरकनेक्टेड हैं, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, बॉबी नकवी जानते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया एकदम सारे विश्व में खबर फैलती है। तो देखिए, ये एक बहुत जिसे कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा पार कर दी इन 2 प्रवक्ताओं ने। ये बहुत गलत किया इस तरह के
बयान देने। देखिए, ये जो आस्था होती है, धर्म की आस्था, संस्कार, ये एक अलग अलग धर्मों में हर किसी का, इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर अपब्रिंगिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर मेंटल मेकअप। और विश्व भर में, हमारे देश में, विश्व भर में करोड़ों हिंदू, हाँ, क्या कहते हैं हम लोग, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, हमारे रोम रोम में बसे हैं। और फॉर मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमारे अपने देश में लगभग मेरे ख्याल 14% के आसपास हमारे भाई बहन मुस्लिम समुदाय से हैं। सो प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, टू से something derogatory about him, it is absolutely blasphemous, sacrilegious, and crossing the ultimate red line. You see, for that matter, even if it had been a slight to the other religion in some other context, मान लीजिए प्रॉफिट के बारे में नहीं, किसी और धर्म में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाई होती, तो वो भी बहुत कंडेमनेबल है, वो भी इक्वली कंडेमनेबल है। और ये भी लगता है कि ये अनफॉर्चुनेटली कुछ समय से जो हमारे देश में कुछ लोग, और उन लोगों की, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है, उन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक हेट मॉन्गरिंग, हेट स्पीच, यू सी, ये हमारे समाज के लिए, हमारे महान देश के लिए ये उचित नहीं है। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का देश है। हमारा देश वो है जहाँ हम कहते हैं, जिस देश में गंगा बहती है, हमारा देश गंगा यमुना ठीक है के संगम का देश है। तो ये एक सिलसिला चलता आ रहा था। सो ये जब ये रेड लाइन क्रॉस हो गई, तो फिर क्योंकि हालांकि वो हमारे इतने घनिष्ठ मित्र हैं, और उनको ये भी उन्होंने पूरा सोचा होगा कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी उसी दिन ही वहाँ पहुँचे, श्री वेंकैया नायडू जी। लेकिन ये मामला इतना गंभीर था, और ऐसे एक ख़तरनाक बयान दिए गए थे, तो ये उस संदर्भ में मैं इसको देखूंगा। और आशा यही है कि ये एक सभी के लिए, जैसे आप कहते हैं मास्टर क्लास, बड़े बड़े लेसन्स आप हर प्रोग्राम में लोगों को शेयर करते हैं, तो ये भी एक तरह का एक लेसन है। डिप्लोमेसी में एक मास्टर क्लास हो गई है कि किन चीज़ों को क्रॉस नहीं करना है। डिप्लोमेसी नहीं, ये सबसे ज़्यादा हमारे लोगों के लिए, सबसे ज़्यादा हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए, और उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो एकदम फौरन एक्शन लिया इन दोनों प्रवक्ताओं को एक्सपेल करने का, वो बिल्कुल उचित स्विफ्ट एक्शन था, और उसका इन देशों ने उसकी सराहना भी की। और हमारे संबंध इनसे इतने घनिष्ठ हैं और कोऑपरेशन इतनी क्लोज है, सो वो सिलसिला आगे जारी रहेगा। लेकिन हमें ये सबसे पहले ये देखना होगा कि ऐसी घटनाएं और ऐसी विचारधारा हमारे देश में, इसका कोई स्थान ना रहे। ठीक है, बॉबी आपके पास आते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंटली वेटिंग फॉर योर टर्न। मेरे सामने कुछ फिगर्स हैं, कुछ रिमार्क्स हैं, मैं उनको पढ़ूंगा एंड देन आई विल आस्क फॉर योर रिएक्शन। Allowing such Islamophobic remarks to continue without punishment constitutes a grave danger to the protection of human rights and may lead to further prejudice and marginalization which will create a cycle of violence and hate. ये कतर की जो विदेश मंत्रालय है उसकी टिप्पणी है भारत के बारे में। सऊदी अरब का स्टेटमेंट देखिए। द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सप्रेस इट्स कंडेमनेशन एंड डिनंसिएशन ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड बाय द स्पोक्स वुमेन ऑफ द बीजेपी। और उसके बाद
जो कतर में भारत के एम्बेसडर हैं दीपक मित्तल, उनकी सफाई की ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और ये भारत सरकार के व्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बॉबी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हुई हैं ये अब तक कितनी कामयाब रही हैं? क्या ये वन ऑफ इंसिडेंट रहेगा या लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? किस तरीके से देखा जा रहा है वहां पे? सौरभ, बहुत अच्छा किया कि आपने वो स्टेटमेंट्स पढ़ के सुनाए। वो स्टेटमेंट्स हर आदमी को, हर जर्नलिस्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसमें काफी कुछ छुपा हुआ है। अगर आप देखें तो इवन कतर की स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज है या सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट की लैंग्वेज है वो काफी कंट्रोल्ड लैंग्वेज है। कपूर साहब ज्यादा बता सकते हैं इसमें। वो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में काफी संयम की लैंग्वेज है। जैसे सऊदी अरेबिया ने बीजेपी कहा, जब भारत सरकार नहीं कहा, या भारत सरकार की रूलिंग पार्टी नहीं कहा, बीजेपी कहा, वैसे ही सारे स्टेटमेंट्स में, कई स्टेटमेंट्स में लगभग उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया है कि दे आर हैप्पी, कि वो इस बात से संतुष्ट दे आर वेलकमिंग द सस्पेंशन ऑफ नुपुर शर्मा जी। तो ये कोशिश दोनों तरफ से, दोनों कंट्रीज से, दोनों पार्टीज से हुई है कि इसको आगे ना बढ़ाया जाए। एक तरफ तो उन कंट्रीज ने प्रोएक्टिवली इंडियन एम्बेसडर्स को बुला के कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको हम कंडेम करते हैं और इसका विरोध दर्ज कराया फॉर्मली थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। अनयूजुअल ये हुआ कि वो स्टेटमेंट्स उन्होंने पब्लिकली इशू किए, इन कंट्रीज ने रिलीज किए। ये एक अनयूजुअल है, ऐसा होता नहीं है। जनरली गल्फ कंट्रीज जो हैं, अपने जो क्लोजेस्ट एलाइज हैं, उनसे बहुत डिस्क्रीटली बात करते हैं। कपूर साहब को इस बारे में मालूम होगा। और जनरली पब्लिकली कपूर साहब नहीं, अरोड़ा साहब, संजीव अरोड़ा। नकवी साहब, हमारे दूसरे मेहमान का नाम संजीव अरोड़ा है। आप बार-बार अरे सॉरी सर, इनको राज कपूर की याद आ रही। सॉरी संजीव, क्योंकि गंगा संजीव जी, सॉरी, माफ करिएगा अरोड़ा साहब। तो हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अब आगे ऐसा होगा या नहीं होगा, मेरे ख्याल से काफी हद तक इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारे खासतौर से रूलिंग पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है, जो बोलते हैं टीवी पे, वो थोड़ा सा अपने आप को अपनी लैंग्वेज और भाषा और कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा है कि उनको इस तरह की हिदायत भी दी गई है, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो जाहिर है इस बात से काफी असर पड़ेगा। और ये मैं इस बात को एम्फसाइज जरूर करूंगा कि दोनों पार्टीज यानी जीसीसी कंट्रीज और इंडिया, दोनों तरफ से ये कोशिशें हैं कि इसको आगे ना बढ़ाया जाए। जी, ये इसको आगे ना बढ़ाने की मुकम्मल वजहें भी हैं। मेरे सामने जो डेटा है वो बता रहा है कि 45 लाख भारतीय हैं जो इन अरब देशों में रहते हैं। 110 बिलियन से ज़्यादा का कारोबार है। भारत को एक्सपोर्ट में बहुत बढ़त हासिल है। भारत इनमें से कई देशों के साथ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रगाढ़ रिश्ते बना चुका है। यूएई का उदाहरण बार बार दिया जाता है, कतर का भी उदाहरण संजीव सर ने दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप विश्वगुरु कैसे बनोगे? आपको विश्वगुरु बनने के लिए अपनी सामरिक और अपनी व्यापारिक ताकत बढ़ानी पड़ेगी। आप जो भारत का गोल्डन एज कहा जाता है वो इसीलिए था क्योंकि देश की, दुनिया की बड़ी जीडीपी पे आपका नियंत्रण था। ये तो एक चीज़ है। इस पूरी बातचीत में कुछ टर्म्स बार बार आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे मेहमान मेरे दर्शकों को उसके बारे में बताएं। एक टर्म बार बार आ रहा है जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। 6 देशों का समूह है, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान और यूएई। इनफैक्ट मैं ये थोड़ा नक्शा, अगर हम ये देखिए, ये वो देश हैं जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान भी है इधर नीचे, और सऊदी अरेबिया। ये वो रीजन है जिसको बार बार अरब कंट्रीज के तौर पर बताया जाता है। बॉबी जी, हाल के वक्त में, और जब मैं हाल के वक्त कह रहा हूं तो खास तौर पर मेरा 2014 ऑनवर्ड्स है, किस तरह की कोशिशें हुई हैं इन देशों के साथ संबंध मजबूत करने को लेकर? जी सौरभ, काफी लोगों को इंडिया में मेरे ख्याल से इस बात का अंदाजा नहीं है कि 2014 के बाद से इस पूरे रीजन में क्या हुआ है, भारत के रिलेशनशिप कैसे, किस लेवल पे बढ़े हैं। और खाली ट्रेड नहीं, पीपल टू पीपल, कल्चरल एक्सचेंजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
2015 में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे अगस्त में, और वो उनकी पहली विजिट थी। इत्तेफाक से एक दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी उनके घर में दिल्ली में, और उन्होंने कहा था कि ये करीब 34 सालों में पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर यूएई जा रहा है, और ये मेरी भी पहली विजिट है, और मैं उस कंट्री में जा रहा हूँ जिसको मैं अपना बहुत इस कंट्री को मैं मानता हूँ, इसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो जैसी उन्होंने ग्रोथ की है। उसके बाद से कई बार प्रधानमंत्री इस पूरे रीजन में उन्होंने ट्रैवल किया है। यूएई में 3 बार आए हैं, 2015 में, 18 में, 19 में, और सऊदी अरेबिया 2 बार गए हैं, सिमिलरली ओमान गए हैं और दूसरी कंट्रीज में गए हैं, और उसमें हर लेवल पे उनका इंटरेक्शन हुआ है, चाहे वो इंडियन एक्सपैट्रिएट्स हों, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हों, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हों, और काफी उन्होंने वक्त गुजारा है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कोशिश की है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के जो फाइनेस्ट डिप्लोमेट्स हैं उनकी पोस्टिंग भी करी है, और जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस पूरे रीजन से इंडिया के रिलेशनशिप को इन्हांस करने में। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मई को यूएई से जो फ्री ट्रेड पैक्ट साइन किया गया था उसको ऑपरेशनलाइज किया गया है। ये एक बहुत बड़ी ट्रीटी है। इससे यूएई और इंडिया के बीच का ट्रेड करीब गुड्स का खाली करीब $100 बिलियन पहुंच जाएगा, और सर्विसेज का करीब 15 बिलियन पहुंच जाएगा। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया से भी कई सारी बातचीत चल रही है, और पूरे जीसीसी से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है जो जल्दी ही आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है कि यूके और कनाडा से पहले पूरे जीसीसी से ये पैक्ट हो सकता है। देखिए सौरभ, हमारे जो ताल्लुकात हैं, अगर आप उस पूरे रीजन को देखेंगे तो हम जीसीसी के बारे में ये कह सकते हैं कि इंडिया के क्लोजेस्ट एलाइज, अगर बांग्लादेश को हटा दें तो क्लोजेस्ट एलाइज जो हैं वो इस रीजन में हैं, पूरे वर्ल्ड में क्लोजेस्ट। और ये हर लेवल पे है, ये खाली सरकारों के बीच की बात नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी, पीपल टू पीपल, बहुत तरह के हर लेवल पे ये ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। और ये अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे इस रीजन की, तो आप जैसे हमारे अरोड़ा साहब बता सकते हैं, एक छोटा सा एक आइलैंड में, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं मैं जी। एक छोटा सा आइलैंड है सुकोटा, वो अभी येमेन के अंडर में आता है। वहां पे करीब 2000 साल पुरानी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शंस हैं। एक वो पूरा एक वो आइलैंड एक हॉल्टिंग पॉइंट था। जैसे अरेबियन पेनिनसुला में ट्रेड आर्टरीज के लिए हॉल्टिंग पॉइंट सऊदी अरेबिया को माना जाता है, और वहां पे अलूला में काफी एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस हैं और केव्स हैं, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे एक हॉल्टिंग पॉइंट जो गुजरात से ट्रेडर्स जाते थे ट्रेड करने, उनके लिए हॉल्टिंग पॉइंट सुकोटा माना जाता है। तो ताल्लुकात तो बहुत पुरानी, और यहाँ पे 1850 1860 ऑनवर्ड से इंडियंस रह रहे हैं। अब तो उनकी कई जनरेशंस रह रही हैं यहाँ पे, इस उसमें कई जनरेशंस यहाँ पे रह रही हैं, और इन ओमान फॉर एग्जांपल, और इवन इन यूएई सम ऑफ देम आर सिटीजंस ऑफ दीज कंट्रीज। जी ठीक है। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरी बातचीत में एक पॉइंट बार बार आ रहा है डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कंटेक्स्ट में भी, जो हम लोग के इकोनॉमिक टाइज हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर और मजबूत करना चाहते थे अपने दौरों के जरिए, बायलैटरल ट्रीटीज़ के जरिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए। जी नहीं, पहले तो इन्होंने, बॉबी ने जो हमारी मल्टी डायमेंशनल कोऑपरेशन और ग्रोइंग पार्टनरशिप की बात की, मैं बहुत बिल्कुल उससे सहमत हूँ। और कुछ ऐतिहासिक इन्होंने 1-2 बहुत अच्छे उदाहरण दिए, तो कुछ और उसमें थोड़ा सा अगर मैं ऐड करूं कि देखिए लेट 50s इवन अर्ली 60s तक यू सी जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं उनका जो लोकल करेंसी वो इंडियन रुपया था, यू सी। और हमारे इनसे इतने घनिष्ठ संबंध, जिसे फिर लुगा लरबैया अरबिक में कहते हैं कि अलाकात कोवैया, अलाकात सदीकैया, तारीखन व हदारतन, that very strong friendly relations. If you can translate this was Arabic, I believe. Yeah. Strong
friendly relations historically and civilizationally. Yes. You know, those are our deep-rooted ties. ईसा के भी 2000 साल Yeah, पहले you से। see, they are our time-tested friends, and we are their time-tested friends. You look at the history of, you see, the trade of pearls, whether it is from Oman or Qatar, and so on. You look at the trade of spices and garments. You look at the maritime contexts for centuries. You look at the familial, the kinship relations in many parts of India. You know, अभी तक वो ties preserved हैं और बहुत cherished और nurtured ties हैं वो दोनों तरफ से. और इन द करंट कॉन्टेक्स्ट अगर मैं एक दो उदाहरण कतर के दूं फॉर एग्जांपल, आपको मालूम है कि ये जो नेचुरल गैस के प्रूवन गैस रिजर्व्स वो दुनिया भर में कतर देश है जो नंबर 3 तीसरे दर्जे पर आता है. रूस और ईरान के बाद जो नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, और अभी तक हाल ही में तक तकरीबन 2/3 जो हमारा ग्लोबल इंपोर्ट ऑफ LNG है जी, वो कतर से था. और आई थिंक इट इज़ द सेम फिगर, अबाउट 60% और परहैप्स अ लिटिल मोर. ये संजीव सर जो आंकड़ा दे रहे हैं उसकी आप ग्रेविटी समझिए. भारत दुनिया का तीसरा बड़ा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, चौथा सबसे बड़ा लिक्विफाइड गैस इंपोर्टर है. यानी भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं, घरेलू ज़रूरतें हैं, उसके लिए हम बड़े पैमाने पर दूसरे देशों पर निर्भर हैं, इंपोर्टर हैं. और किन देशों पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं उसके बारे में संजीव जी बता रहे हैं. सर, गैस का मैंने जिक्र किया, LNG का फ्रॉम कतर. Likewise, you see our import of petroleum from Saudi Arabia, where I have served long back as a young diplomat during the very challenging period of Gulf War, from Kuwait, So, in terms of energy supplies, there is, I think, an extremely important strategic dimension. और देखिए इस समय जो विश्व में ये इतनी बड़ी चुनौती जो पैदा हुई है, खड़ी हो गई है सारे विश्व के लिए आफ्टर रशियाज एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, ये जो युद्ध उन्होंने कर दिया यूक्रेन पर, तो उसके बाद आपको पता ही है, वो किसी दिन फिर वार्तालाप आपसे करेंगे कि जो सैंक्शंस और एनर्जी सप्लाईज इज एन इशू ऑफ वेरी मेजर कंसर्न. बाधित हो गया है, इसलिए निर्भरता और बढ़ गई है, और बढ़ गई अरब देशों पर. हाँ, और बढ़ गई है. एंड फॉर ए कंट्री ऑफ द साइज ऑफ इंडिया, with nearly 1.4 billion population. So you see, I'll give you another very interesting example. You see, हमारा 1999 onward एक 7.5 million metric tons का import कतर से LNG का, तो वो एग्रीमेंट इतने सालों से, और उसमें आपको पता है कि प्राइसिंग फार्मूले में मेन कंपोनेंट होता है द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल. तो वो जब अनप्रेसिडेंटेड फॉल हुआ इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, तो हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि हम ये रीनेगोशिएट करें. एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट इन्वॉल्व्ड really phenomenal effort, and I must say fascinating and very sort of out of the box and proactive diplomacy on both sides, and a long-term vision, I would say, on both sides, long-term sagacity, that even though in purely technical terms, you see, Qatar could have said, no, you are making certain deviations from an existing agreement, you see, a valid agreement. लेकिन दोनों तरफ से अलग अलग स्तर पर बात हुई, और उससे ये 2015 में उसको सेटिस्फैक्टोरली एक आगे बढ़ाया गया. प्राइसिंग फार्मूला रिवाइज हुआ एक एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में, और साथ में एक नया एग्रीमेंट जोड़ा गया 1 मिलियन मैट्रिक टन का, ताकि ये दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन हो. और 15 अगस्त 2016, जहाँ तक मुझे याद है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब लाल किले से जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस वाले दिन उनका भाषण होता है, उसमें उन्होंने ये ऊर्जा एनर्जी के संदर्भ में इस विषय में, ये जिस एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ और सप्लाईज फ्रॉम कतर,
उसकी बहुत ही एक सराहना की और उसकी चर्चा की. So this is just an example of the strong economic ties we have and the growing ties. बॉबी, I'll come to you again. मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आप उस रीजन की जियोपॉलिटिक्स को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी इमेज के बारे में, उनके परसेप्शन के बारे में खूब बात होती है. विदेशी मामलों में उनकी जो रुचि है उसके बारे में भी खूब बात होती है. हमने अभी विस्तार से बात की कि किस तरह से 2014 ऑनवर्ड्स उन्होंने प्रोएक्टिवली इन देशों के साथ अपनी एक पर्सनल रेपो और देश की रेपो को मजबूत करने की तरफ काम किया. मैं ये जानना चाह रहा हूं कि और किस तरीके की, जैसे भी हुआ ना कि कुछ और देशों के साथ बायलैटरल टाइज हो सकते हैं, कौन कौन से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं. मुझे लग रहा है कि देश का इसी बहाने ध्यान जाए कि भारत इन देशों के साथ किस तरह के राजनयिक रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें क्या नई चीजें हैं. सौरभ, बिफोर वी स्पीक अबाउट नरेंद्र मोदी साहब की बात करने से पहले मैं 2 मिनट थोड़ा सा एक एलैबोरेट करना चाहता हूं जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर साहब बोल रहे थे. हम जस्ट टू गिव यू मतलब एक स्केल अगर समझने की कोशिश करें तो हमारी जो डेली जो खपत है तेल की वो 5 मिलियन बैरल्स पर डे की है. इतना बड़ा देश है तो 5 मिलियन बैरल तेल हमको डेली इंपोर्ट करना पड़ता है. उसका 35% जीसीसी कंट्रीज से आता है, मेनली फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड यूएई. उसके अलावा जो हमारी जो एलएनजी है, उसका 55% जो करीब करीब 61 क्यूबिक मीटर्स वो है, मिलियन क्यूबिक मीटर्स, तो उसका 55% हम लोग जीसीसी से खरीदते हैं. और उसके साथ साथ जो हमारे लॉन्ग टर्म उनसे एग्रीमेंट्स हैं भारत सरकार से कि अगर ऑयल की प्राइसेस में मेजर फ्लक्चुएशंस भी होते हैं तो उससे हम ये एग्रीमेंट्स, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हमको इंसुलेट करते हैं. इसके अलावा हमारे सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिलके 3 ऐसे स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाए हैं 3 जगह, विशाखापट्टनम में और 2 कर्नाटका में, जहां पे भारत सरकार कभी भी इमरजेंसी में तेल निकाल सकती है. तो इतना बड़ा कोऑपरेशन है. और जो प्रधानमंत्री साहब का जो हमारे विजन है, और उसमें काफी अनाउंसमेंट भी हुए हैं, रिलायंस ने भी किए हैं, जो एनर्जी ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें इन कंट्रीज का बहुत बड़ा रोल होगा. क्योंकि ये बहुत बड़ा सोर्स है. अगर आप कोयला बंद करके अगर आप गैस से बिजली पैदा करना चाहते हैं तो गैस का सबसे बड़ा सोर्स इस टाइम जीसीसी है और सप्लायर भी है. खैर, ये तो रही हमारी बिजनेस की बात. प्रधानमंत्री जी देखिए, जब 2015 में वो आए थे यहाँ पे, तो ये समझ लीजिए कि वो पहले प्रधानमंत्री या पहले विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट थे जिनको एक पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत यहाँ पे मिली थी. कहाँ? कतर में? यूएई में? यूएई में ये पहले विजिटिंग, मेरे ख्याल से इससे पहले कोई तो मुझे एग्जाम्पल याद नहीं है कि कोई विजिटिंग लीडर ने एक पब्लिक मीटिंग एड्रेस की हो. और वो पब्लिक मीटिंग यहाँ की जो कम्युनिटी है उन लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी एक क्रिकेट स्टेडियम में, काफी बड़ा. और उसको चूंकि अगस्त का महीना था तो बहुत ह्यूमिडिटी और गर्मी होती है, तो उसको ये भी बात चल रही थी कि उसको पूरा एयर कंडीशन उससे कवर कर दिया जाए. खैर, लेकिन उनका जो उस दौरान जो उनको मान सम्मान मिला है या उसके बाद भी, और उनको सिविलियन ऑनर भी दिया गया है, वो मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड था. उसकी एक वजह यह भी थी कि इतने 3 दशकों बाद एक भारत का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ यूएई में आ रहा था, वो भी एक वजह थी. और रही बात उनका जो स्टैचर है या उनका सारी कंट्रीज में, ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी इज सीन एज अ वेरी पॉपुलर लीडर. उनकी जो 2014 में जो जीत हुई है और 2019 में जो जीत हुई है, ऑब्वियसली दैट स्टैचर इज वेल रिकॉग्नाइज्ड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और उनके जो यहाँ पे भी काफी फैन फॉलोइंग है इंडियन कम्युनिटी में और भी बिजनेस कम्युनिटी में काफी है यहाँ पे. जी ठीक है. मैं आप दोनों मेहमानों से ये जानना चाहता हूँ कि गल्फ कंट्रीज़ की हम इन जनरल बात कर रहे हैं, अरब देशों की बात कर रहे हैं. सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध कहा जाता है कि बड़े मजबूत रहे ऐतिहासिक रूप से, और भारत लगातार उन पर इसलिए भी काम करता रहा है
क्योंकि जो हमारी इमीडिएट थ्रेट है पाकिस्तान, वो लगातार ओआईसी में जिस तरीके से भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश करता है, तो राजनयिक लेवल पे सऊदी अरब उसको इक्वलाइज करता है, पॉइंट 1। दूसरा, पाकिस्तान में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लगातार अपने एजेंडा को असर्ट करता है, उसको भी काउंटर करने में सऊदी अरब का रोल रहता है, चाहे वो नवाज शरीफ को पनाह देना हो या दूसरे तरह का दखल हो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत के सऊदी अरब के साथ लगातार अच्छे रिश्ते रहें। हाँ, मैं अगर आप आज्ञा दें तो एक को जो आपने कम्युनिटी की फिगर बताई, वो 45 लाख नहीं, वो 80 लाख से ऊपर है। आई स्टैंड करेक्टेड सर, जो मेरे पास ये डेटा था। गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज, क्योंकि 3.1 मिलियन तो करंटली सऊदी अरेबिया में ही हैं हमारे नेशनल एंड सो ऑन। सो दैट इज, यू सी, सो अगेन at the level of community and in the context of economic partnership, हमारी कम्युनिटी का बहुत रोल रहा है। देखिए, कोई ज़माना था 25-30 साल पहले जब most of our community, a vast majority, were in the labor sector, who of course have an extremely important role because literally by the sweat of their brows, you know, खून पसीने से वो इतनी मेहनत करके उन देशों की जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओवर द ईयर्स, अब आप देखिए, ये यहाँ ये बैठे हैं बॉबी यूएई में, जहाँ मैं 4-4.5 साल रहा, वहाँ कतर में और जगह, टॉप बैंकर्स, टॉप बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, IT professionals and so on. So our vibrant and highly regarded community, our community organizations, they have made an extremely important contribution, and this has been an evolving process. I mean, this is not something which has happened only in the last few years, but it has been really a progressively evolving and extremely, I think, heartening an important process. Now, coming to the question you have raised, Saurabh ji, ये जो OIC का, देखिए, OIC का ये जो फोरम है, अगर वो इतिहास की हम बातें करनी शुरू हो जाएं कि वो जो रबात में कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी कई बार पढ़ा है, खैर इतना मैंने विश्लेषण तो नहीं किया, लेकिन कि इंडियन डेलीगेशन की कुछ डिले हो गई थी और कुछ हमारे जो वेस्टर्न नेबर, उनकी कोशिशें और ये वो, क्योंकि जब शुरू हुआ था ये फोरम तो नेचुरली विश्व भर के इतने बड़ी संख्या में हमारे मुसलमान भाई बहन हैं भारतवर्ष में, तो एक वो जब शुरू हुआ था वो तो ये था कि हमें भी उसके साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन चलिए उस बात को छोड़िए, अब ओवर द ईयर्स ये जो OIC की कलेक्टिव स्टेटमेंट्स आती हैं जी, जैसे ये लेटेस्ट ये जो दो प्रवक्ताओं ने ये जो बयान दिए, यू नो, इतने हाँ, इस पर जो स्टेटमेंट आई है, हाँ, उस पर आई, तो आपने देखा होगा कि एक हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का क्या उस पर क्या टिप्पणी थी, और वो एक स्टैंडर्ड टिप्पणी रही है। इनफैक्ट बीच में कुछ समय तो ऐसा आया था कि OIC के स्टेटमेंट्स के बारे में विदेश मंत्रालय में ये भी निर्णय हुआ कि कोई टिप्पणी नहीं करो। We should stop recognizing their absolutely, statement. because they have you see, as far as we are concerned, they have no locus standi, and we do not endorse even remotely of any efforts you know which have a divisive and a subversive agenda, you know, at the behest of certain divisive and subversive forces. But then, having said that, I mean, individually, bilaterally, and also you can say in other forms and formats, plurilaterally, you can say, you know, like India and GCC as a whole. So naturally, वो जो हमारे इतने घनिष्ठ संबंध हैं, इतने strategic relations evolve हुए हैं, especially in the last 2 decades or so, इसमें उससे ये है कि उसका इन्फ्लुएंस बहुत काउंटर हो जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सऊदी अरेबिया से जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उससे इन द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट and, you know, given the efforts of mischievous elements within that forum, those are to an extent, I would not say entirely, because a whole lot of OIC statements
and naturally it is their method. Those are statements by consensus, and those are not at all statements that we favor, and those are not in our interest, and that is why we say that you know locust and I. Likewise, other countries also play an important role. You see, there are so many other member countries. I mean, going beyond GCC also. You see, Islamic countries, whether it is Egypt or Iraq or Syria or Morocco or Lebanon. And so on. So I think, yes, there is definitely a merit in countering those types of efforts. There is a need, and that is already happening, you know, through our friends and allies. I mean, really speaking, whether you talk of the GCC or the Arab world, or you see, if you take the Western term, which is broadly, you know, they use this term Middle East, हम लोग West Asia कहते हैं, तो उस सारे रीजन में मैं कोई ऐसा देश नहीं सोच सकता कि जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। ईरान के साथ रिश्ते कैसे चल रहे हैं, क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में ईरान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए। ईरान के साथ सदियों से हमारे बहुत बिकॉज ऑफ द कॉमन शिया ग्राउंड पॉइंट वन एंड द हिस्टोरिकल टाइज। No, with Iran, I mean, these are very strong civilizational ties. Yes. You see, trade ties. Yes. Yes, of course, in terms of community, people-to-people contacts, familial relationships, some of those which I earlier mentioned. Also, yes, religious, you know, places of worship, pilgrimages, and so on. And I think in the modern context, we have always enjoyed very cordial and productive and forward-looking relations with Iran, even at times of considerable challenge to our foreign policy, you know, because of we have to counter naturally our multipolar relationships and sometimes क्योंकि हमारे अमेरिका से भी रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के ज़माने में अमेरिका और ईरान के रिश्ते खराब हो रहे थे। सैंक्शंस और उन सब but you know, I mean, just to give one example, you know, the Chabahar port and of course the import of oil and other economic ties and all. Well, I think to look at the glass that is half full, I think it is very good that after the strong condemnation of these statements by those individuals, by Iran also, and after their protest, etc. But I think the visit, going by all accounts, the visit of the foreign minister of Iran successful has gone off very well. आज कुछ मैं जब यहाँ आया तो रास्ते में पढ़ रहा था कि उन्होंने काफ़ी स्कॉलर से, मेनली आई थिंक मुस्लिम स्कॉलर्स, उनसे भी भेंट की है, सिविक सोसाइटी से। तो ये एक आई थिंक दिस इज़ रियली एन एप्रिसिएशन ऑफ द रिस्पेक्टिव यू नो प्लूरलिस्टिक इथॉस इन बोथ कंट्रीज। बिल्कुल, और वी कैन आई थिंक कॉन्फिडेंटली लुक फॉरवर्ड। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, आई गेस दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस। बॉबी, आई विल कम टू यू। आई वॉन्ट टू नो योर टेक। आपका क्या कहना है भारत और सऊदी अरब के रिश्तों के बारे में? हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म के जो दो सबसे पवित्र स्थल हैं वो भी वहीं पर स्थित हैं। हम जानते हैं कि वो जो हज की यात्रा होती है उसके लिए भी भारत के जो मुस्लिम हैं, जो मानते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। और इससे इतर बड़े पैमाने पर सऊदी अरब में हमारे कामगार भी जाते हैं। गल्फ मनी, गल्फ इकॉनमी, ऑयल, इन सब पे बहुत बातचीत होती रहती है। नरेंद्र मोदी के वक्त में भारत और सऊदी अरब के रिश्ते और ओवरऑल भारत के डिप्लोमेटिक टाइज और खासतौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान ओआईसी में जिस तरह की पॉलिटिक्स करता है उसमें सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं, किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें पिछले 5-8 सालों में? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, पूरे जीसीसी से ही रिश्ते काफी स्ट्रांग हैं और सऊदी अरेबिया उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। वो इसलिए क्योंकि जीसीसी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन करीब 35 मिलियन सऊदी अरेबिया की है जी, और लार्जेस्ट इकोनॉमी है जी, और जो नॉन ऑयल जीडीपी जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा बड़ा सऊदी अरेबिया का है जी। तो बहुत लेवल पे एक सऊदी अरेबिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है फॉर इंडिया, और रिश्ते भी हमारे बहुत अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं।
उसके साथ साथ देखिए सऊदी अरेबिया जो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मर एम्बेसडर साहब ओआईसी की बात कर रहे थे, ओआईसी का हेडक्वार्टर जद्दा में है, उनके सेक्रेटरीट का, और ओआईसी काफी एक्टिव रहा है। पिछले जनवरी से शायद 3 या 4 स्टेटमेंट्स उन्होंने इशू किए हैं, जो कि अनयूजुअल है। हमें सबसे पहले एक तो ये समझना पड़ेगा कि these countries, the Arab countries, are part of various groupings. For example, GCC countries are also part of GCC, as well as they're part of Arab League and they're part of OPEC and so on and so forth. Yes. So कभी-कभी ऐसा होता है कि their collective stand on certain issues, collective positioning on certain issues जो है वो हो सकता है कि they may appear to be in conflict with their individual relationships. जी, ऐसा होता है जी। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि रिलेशनशिप बिटवीन सऊदी अरेबिया या कोई और कंट्री, इट इज नॉट थ्रू द प्रिज्म ऑफ पाकिस्तान। अगर आप ये ऐसा सुनना चाहते हैं तो ये एक अपने आप में एक हकीकत है। जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन यूएस और इंडिया एंड पाकिस्तान, अब वो दोनों को क्लब करके नहीं देखा जाता, वैसे ही अब जो हमारे रिश्ते हैं वो उससे पाकिस्तान से जोड़ के या पाकिस्तान और गल्फ अरब कंट्रीज के क्या रिश्ते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। दोनों रिश्ते की डायनामिक्स अलग अलग हैं, दोनों की कल्चरल और जो इमोशनल और मॉरल और जो कहना चाहिए वो डायनामिक्स है वो बिल्कुल ही अलग हैं। तो ये हालांकि एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो स्टेटमेंट्स ओआईसी के होते हैं, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ पोजीशन दैट दे ऑलवेज dismiss those statements very aggressively. I mean, that is a line that our foreign ministry has taken. I mean, you can have a discussion on that. But उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि that may or may not reflect the collective line of these countries as well. You know, कभी-कभी ये जरूर होता है कि चूंकि हमारे यहाँ जो अरब कंट्रीज हैं वो डिप्लोमेटिक लेवल्स पे इंडिविजुअली ना इंगेज करना चाहते हो, तो समटाइम्स वो they take positions on sensitive issues via these collective groupings such as Arab League या OIC. But having said that, I think आज जो सऊदी अरेबिया में जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है या यूएई में जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, पर्टिकुलरली अगर मैं सऊदी अरेबिया के बारे में बात करूं, so this country is investing billions and billions of dollars to diversify into and move beyond oil, and उस diversification में का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया बन सकता है और बन रहा है। मसलन Saudi India is always seen as a steady source of human capital, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो ड्राफ्ट्समैन हो, चाहे वो ब्लू कॉलर वर्कर्स हो, चाहे वो सीनियर मैनेजर्स हों। तो वाइल सऊदी अरेबिया काफी जब इन्वेस्टमेंट वो प्रोजेक्ट्स में कर रहा है, तो इंडिया इज अ मेजर सोर्स ऑफ ट्रेन्ड ह्यूमन कैपिटल। ये एक बहुत बड़ी अपनी वो है। उसके अलावा जो एनर्जी ट्रांजिशन पे जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो काम हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा, आज मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अभी जो हमारी इकोनॉमी है, एक जो रिलेशनशिप है कि सऊदी अरेबिया तेल बेचता है और इंडिया खरीदता है, उसके अलावा गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज भी होता है। लेकिन जो फ्यूचर है, जो हम COP6 की अगर बात करें कि दोनों कंट्रीज ने अपने अपने लेवल पे कमिटमेंट किए हैं टू मूव बियॉन्ड ऑयल, जीरो कार्बन इकोनॉमी, तो ये कंट्रीज का एक बहुत बड़ा आपस में कोऑपरेशन हो रहा है और होगा आने वाले टाइम में। देयर आर रीजंस फॉर दैट। जी सौरभ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल इस पूरे सिलसिले से जुड़ा हुआ, आप दोनों ही मेहमानों से है। बॉबी, दिस टाइम विल स्टार्ट विद यू। इन देशों में बड़े पैमाने पर भारत के नागरिक भी जाते हैं। क्या पिछले 10-20 सालों में उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनको वर्क वीज़ा, परमिट मिलने में, इन सब चीज़ों में सहूलियतें आई हैं? किस तरह की स्थिति रही है और उनकी वहाँ स्टैंडिंग क्या रहती है? जैसे अभी जिक्र हुआ कि जब प्रधानमंत्री गए तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक स्टेडियम में समागम हुआ, उनका से कितना है? जैसे हम लोग अमेरिका में सुनते हैं ना कि अमेरिका में इंडिया लॉबी बहुत मजबूत है, जैसे कभी ज्यूज की लॉबी की बात होती थी। इन देशों की इंडिया लॉबी कैसी है, या वो सिर्फ अभी बहुत कामगार के लेवल पर ही है, उनका उतना से नहीं है? आप ये इंडिया की बात कर रहे हैं?
भारतवंशियों की बात कर रहा हूं इन गल्फ देशों। देखिए इंडियंस दे आर वेल प्लग्ड इनटू द गल्फ रीजन। अगर आप मैं लॉबिंग का तो या लॉबी का शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन हमारी कम्युनिटी बहुत इन्फ्लुएंशियल है बिजनेस में। हमारे इंडियन ओन बिजनेसेस जो हैं दे एम्प्लॉय टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एक एक कंपनी 30-30 हजार लोगों को एम्प्लॉय करती है। दे हैव प्रेजेंस इन द गल्फ रीजन एंड द रीजन बियॉन्ड। You know, there are big businesses owned by Indians. There are Indian artists based here. There are, sizable Indian, because there is a sizable Indian community, तो Indian यहाँ पे educators हैं जो काफी काम कर रहे हैं सरकार के साथ, सरकारी एंटिटीज के काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंडियन ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उसमें काम कर रहे हैं। तो हर कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे इंडियंस काम ना कर रहे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है अरब स्ट्रीट में या अरब कंट्रीज में, खास तौर पे से जीसीसी में, जहां पे आपको इंडिया मौजूद ना मिले। बिल्कुल। तो ये एक अगर आप इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो अमेरिका में हो सकता है कि उतना इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे और हमारी कल्चर पे बहुत ज्यादा है। और ये इसका स्वागत किया जाता है। इसको इंडियंस का काफी इन्वॉल्वमेंट है हर चीज में। तो हमको लॉबिंग की जरूरत नहीं है, इंडियंस को लॉबिंग करने की जरूरत नहीं है। दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द वैल्यू सिस्टम्स, द ईथोस, द सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। They have a significant contribution in the growth of GCC region. वहाँ पे जी जी हम लोग इकोनॉमी और इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे। एक हैशटैग पर मैं बात करना चाहता हूँ, बायकॉट कतर एयरवेज। इस तरीके के हैशटैग्स का कुछ असर पड़ता है? मैंने जो शुरू में ही कहा सौरभ जी कि हमें अपनी डिप्लोमेसी और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत से हमारे राष्ट्रीय विषय ऐसे हैं जिस पर बहुत गंभीर चिंतन और मंथन की आवश्यकता है। और ये जो हैशटैग, हाँ मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत तो ट्विटर पर देखा है, तो यू सी दिस इज टोटल नॉनसेंस। ill-informed, without any information, without, and a distortion of facts, and talking things which are totally false. If you're referring to that, I think if I'm not wrong, that some video, I have not seen that, but it was floating around, and then it was found to be a fake video. Am I right? Now let me just tell you something that we have been talking, I think, for quite a while now about the strong relations, about the strong friendships and all. And I think as far as this region is concerned, as far as the Arab world is concerned, especially those of us who have lived there, who have served there, who have represented our great country there, have been very fortunate to have, many associations, wonderful relationships, friendships, and I always believe in cherishing and nurturing those relationships. And among them, people in different spheres and, the ruling establishment, business people, artists, others, academics, and so on. Now, coming back to Qatar Airways, आप को नाम तो याद होगा, ग्रुप सीईओ कौन है कतर एयरवेज के? कतर एयरवेज के ग्रुप सीईओ हैं अकबर अल बाकर जी। अकबर अल बाकर के परिवार के भारतवर्ष से बहुत पुराने संबंध हैं। yes. अकबर अल बाकर एक दुनिया के, मैं कहूँगा कि अमंग दी मोस्ट हार्ड वर्किंग top professionals, top CEOs. Absolutely, that gentleman is a workaholic. He is most gracious. He has
I think, a phenomenal contribution to the spectacular success of Qatar Airways and coming back to his strong ties with India. Let me tell you that he spent the formative years of his life in our country as a child, as a student. As I recall, he was a Panchgani. He was also a student, if I recall, of Ferguson College, Pune. और विश्व भर में उनकी ऐसी बहुत इंटरव्यूज हो चुकी हैं जिसमें उनसे ये पूछा गया कि आपकी ये जो इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है कतर एयरवेज की और आपकी पर्सनल सक्सेस स्टोरी, क्या इसका राज है? तो उनका हमेशा जवाब ये रहा है दैट आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू the Indian education that I received in my formative years as a youngster. वो हमेशा एक भारत के बारे में इतनी मोहब्बत और इतनी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पैशनेटली वो बात करते हैं। अब जब हिज हाइनेस दी अमीर यहाँ आए 2015 मार्च 2015 की उनकी स्टेट विजिट, तो His Excellency Akbar al-Bakr was a member of the official delegation, right? तो वो दोनों साइड्स उनको हंस के कहती हैं कि आप तो उनके भी मेंबर हैं, आप हमारे भी मेंबर हैं, इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव। जब हमारे प्रधानमंत्री 5 जून को जो उनका प्रोग्राम था उसमें एक जो आयोजन किया था हमने, वो टॉप वहाँ के बिजनेसमैन, टॉप सीईओज, वो उस समय जो उनके ट्रेड मिनिस्टर थे वो स्वयं भी वहाँ आए थे उस मीटिंग के लिए, प्राइम मिनिस्टर्स इंटरेक्शन विद द टॉप बिजनेसमैन, एंड यू नो दैट कतर सोवरेन वेल्थ फंड इज अमंग द मोस्ट well resourced in the world. We can go on and on that. So anyway, I mean, he told, I can share with you that he told Mr. Akbar al-Bakr that, somebody like you, I wish I could have you as my advisor, and he just said, ये हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, या और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा बहुत विनम्रता से उन्होंने कहा कि एक्सेलेंसी, well, what you have just said, I am deeply honored and I feel deeply humbled. तो ये उनकी छवि है, ये उनकी शख्सियत है। तो ऐसे लोग उन देशों में भी बहुत हैं, ऐसे लोग हमारे सिस्टम में भी बहुत हैं। जी बिल्कुल। और हमारी तो जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है, यू सी, तो इतना बड़ा देश है, विश्व की नंबर 2 हमारी जनसंख्या है। तो हमें मेन जो ये देखना है कि ये हेट मॉन्गरिंग बंद हो। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो दायित्व, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी, वो है टॉप लीडरशिप की। ठीक है, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत विनम्रता से ये अनुरोध करूंगा कि वो स्वयं इस विषय पर चर्चा करके इसी विषय पर, ये जो रिसेंटली इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए इतने देशों से जिनके साथ हमारे सदियों से इतने घनिष्ठ संबंध हैं, एक मन की बात उस पर करें, देशवासियों को सभी को संबोधित करें, सारे विश्व तक ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश जाएगा। और अपने सभी जो उनके पार्टी के और लोग हैं उन सबको समझाएं। और वही नहीं, देखिए जो सत्ता में है उनका जैसे राजधर्म कहते हैं जी, हमारे महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। तो जो विपक्ष में है उनका विपक्ष धर्म है। तो ये तो हम सभी को एक बहुत गंभीरता से एक सोच विचार करना होगा, देखना होगा कि हमारे देश की महानता और हमारे देश का आगे जो बढ़ना, हमारी प्रोग्रेस और हमारी और विश्व भर में एक सराहना होनी, उसके लिए सबसे पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम हमें अपने देश में हम सबको मिलजुल के लेने होंगे। मैं ये एक बड़ी जरूरी चीज है कि आपकी पॉलिटिकल टसल चलती रहे, लेकिन अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों जो इस मामले में सीधे तौर पर स्पॉटलाइट में हैं, या विपक्ष के लोग हों, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे भारत के
राजनयिक रिश्ते, भारत की स्टैंडिंग प्रभावित हो। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे कंसर्न रिलीजन और एक दूसरे की रिलीजियस और दूसरी आइडेंटिटीज़ पे टीका टिप्पणी से आगे बढ़ के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग धंधे, एनर्जी और इस तरह की चीज़ों की तरफ शिफ्ट हों। बॉबी साहब, आप वहाँ पर लंबे वक्त से हैं। मैं चाहता हूँ कि आखिरी में बड़ी गंभीर चर्चा हुई, आप अपने देशवासियों को, लल्लन टॉप के दर्शकों को बता सके कोई ऐसा वाकया जिससे बाकी को भी इंसाइट मिले। भारतवासी वहाँ पर रहते हैं, किस तरह के रिश्ते होने चाहिए, आपका तजुर्बा। देखिए सौरभ, बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज है। मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ और मुझे तो ये नहीं लगता कि मैं इंडिया से बाहर रह रहा हूँ। मैं अपनी बालकनी से बाहर देखता हूँ तो क्रिकेट मैच का सेलिब्रेशन हो रहा होता है। मैं अपने दाएं तरफ देखता हूँ तो वहां पे दिवाली की जो मोहल्ले के लोग हैं वो धनतेरस में या दिवाली की पूजा के बाद वहां इकट्ठा खड़े होकर पटाखे फोड़ते हैं। मैं अगर यहाँ से 200 मीटर अपने घर से जाता हूँ तो मुझे गुजराती नमकीन से लेके और साउथ इंडियन का डोसा से लेके सब कुछ वहां पे गरम गरम मिलता है मुझे। मिनी इंडिया। तो इंडिया यहाँ पे हर जगह मौजूद है। मैं एक छोटी सी बात सौरभ जी मैं जरूर कहूंगा कि इतना इंडिया की हर चीज चूंकि यहाँ मौजूद है तो इंडिया के चैनल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और रियल टाइम में देखे जाते हैं जी। और जितने भी ऑफिशियल प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं वो उनमें इंडियन न्यूज चैनल्स बाकायदा अवेलेबल हैं और यू कैन वॉच देम इन रियल टाइम। तो जाहिर बात है कि जो इंडियन चैनल्स में स्टूडियोज में बहस होती है वो बहस भी देखी जाती है और वही सोशल मीडिया पे आती भी है। तो मेरा ये भी मानना है कि इंडियन मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है कि इस रीजन से कैसे इंडिया के रिश्ते बढ़ें, क्या डायरेक्शन ले, ये एक इंडियन मीडिया में बहुत बड़ा एक रोल अदा कर रहा है और करेगा। रिस्पॉन्सिबल इफ दे अंडरस्टैंड द तो वर्ड, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। जी जी जी। अरोड़ा साहब, लंबे वक्त तक आप उन देशों में रहे, कोई तजुर्बा, कोई वाकया हमारे साथ शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? बहुत, इस पर तो किसी दिन एक पूरा अलग से मास्टर क्लास और नहीं हो नहीं सकती है। ये किसी दिन ज़रूर एक मेरा ख्याल किताब लिखी जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे मालूम है आपके पास समय बहुत कम है। तो एक तो देखिए, ये ईद के मौके पर गले मिलते हैं, अपने देश में भी मिलते हैं, उन देशों में हम उनके मजलिसों में जाते रहे। तो वो एक मैंने देखा है कि कोई तकल्लुफ़, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता कि आप हाईएस्ट लेवल्स पर ईद वाले दिन उनकी मजलिसों में ओपन हाउस, यू सी, एक बहुत अच्छा माहौल होता है। तो ये जो कुछ खाने पीने की बात कर रहे हो करते हैं ये बॉबी, तो मुझे याद आता है कि अभी तक जो मेरे साथ मैसेज एक्सचेंज होते हैं दोस्तों के, उस रीजन से बात होती है बीच बीच में, तो हंसते हैं, कहते हैं कि देखिए ये बर्फ़ी और बिरयानी हैं, इन चीज़ों का तो हमारे, यू सी, अब देखिए वहाँ कतर में मल्टी बिलियनियर्स, जो रिचेस्ट पीपल ऑफ कतर, यू नो व्हाट इज़ देयर फेवरेट ईटिंग प्लेस? जी। इट इज़ अ वेरी सिंपल कियोस्क, खोखा जिसे कहते हैं, दैट टाइप ऑफ थिंग, जी, in their Katara Cultural Village, which is a fascinating complex where we have had so many cultural performances, including for the first time we had started a Passage to India festival, you see, for which we had received all the support, for which we are so grateful to the government and leadership of Qatar. तो वहाँ शुरू में उनके मेन गेट के पास एक छोटा सा कड़क और चपाती करके है। अच्छा। वहाँ पजेरोज और एसयूवीज और आपके हमर्स और मर्सिडीज और ये वो उनकी लाइन लगी रहती है, कतार लगी रहती है वो लेने के लिए। तो बड़े बड़े एक अच्छे रिकलेक्शंस हैं। मैं एक दो बातें और कहूँगा कि हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं किसी भी देश में हैं, वो एक ब्रिज हैं दोनों देशों के, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने यहाँ लास्ट मेरी असाइनमेंट, और मैं बहुत ही हमेशा आभारी हूँ स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का, जो हमारी विदेश मंत्री थी, क्योंकि उन्होंने विश्व भर में हमारे प्रवासियों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत, और देश में भी, यू सी, सो ऑल द पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स दैट वर टेकन, एंड यू नो सो मैनी ऑफ अस हैव लर्नड सो मच फ्रॉम अस।
So I was fortunate to be assigned the responsibility as secretary ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स, जो विश्व भर में हमारे प्रवासी हैं, और ये हमारा सारा ये कॉन्सुलर, पासपोर्ट्स, वीज़ा सेटअप एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन सब देशों में, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है हमारी कम्युनिटी का। अब जैसे खैर मेरे को ज़्यादा इतना ध्यान से नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट्स उनके, आई डोंट नो, आई कांट रियली बी श्योर अबाउट इट, मे बी आई नीड टू स्टडी मोर, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मैनी ऑफ देम हैव गिवन statements in the wake of these derogatory remarks. You know, these are times when the host countries, I think there is a very fair expectation that you would stand with them, you would support them, and it is a question of sentiments, as I said. And with regard to, there are so many memories, but let me give you just one example, because you talked of... And I'm sincerely hoping that one day you'll write your memoirs. Well, inshallah. You see, it was, let me give you just two instances, if you may allow me. You see, ये मई 2014 की बात है, जब चुनाव यहाँ हुए, हमारे नेशनल इलेक्शंस, और वो शुक्रवार का दिन था, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शायद 14 मई थी। बिल्कुल सही याद है आपको। हाँ, तो उस दिन प्रधानमंत्री जी, मतलब टेक्निकली उस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ही वाज प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट, सो टू से, एंड इन फैक्ट his party was yet to even approve a resolution sort of, you know, nominating him for the post of prime ministers, but I mean, their party had won with big majority and all that. So he was virtually hopping from rally to rally, right? So हमारा एक बहुत ही नेचुरली सिंसियर प्रयत्न, ये देखिए किसी भी राजदूत का काम है, किसी डिप्लोमेट का, कि एक अगर फ़ोन पर बात हो जाए, जो उस समय कतर के प्रधानमंत्री थे, हिज एक्सेलेंसी शेख अब्दुल्ला बिन नासिर अल थानी, वो काफ़ी लंबे समय प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी रहे वहाँ के। सो जुमा जिसे कहते हैं, शुक्रवार, वो डे ऑफ प्रेयर होता है, यू सी, छुट्टी भी रहती है मेरे ख्याल से। हाँ, मतलब वहाँ इट इज़ अ हॉलीडे। तो उस दिन वो जो दोनों में वार्तालाप हुआ, जो फ़ोन कॉल हुई, और वो एक्चुअली पहले अरब लीडर थे, इस्लामिक और अरब वर्ल्ड में सबसे पहले जिन्होंने ये कॉन्ग्रेचुलेटरी फ़ोन कॉल की। और मुझे ये याद है कि जब क्योंकि मैं नेचुरली श्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर में किसी को नहीं जानता था, यू नो, मतलब कि इन हिज फॉर्मर पोजीशन एज गुजरात CM एंड ऑल दैट, सो आई naturally checked with a few colleagues in Ministry of External Affairs. I mean, please, we have absolutely a first-rate foreign service, but so don't misunderstand me. I'm saying really in a lighter vein. लेकिन उनका जवाब पड़ा वो कि अभी तो यार क्या जल्दी है संजीव, अभी तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की शपथ भी नहीं ली। फिर किसी ने कहा कि अच्छा यार, ये तो कतर एम्बेसी का काम है, तुम क्यों ऐसे ही हैं। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि वो दोनों की बात हुई। अब आप बता भी दीजिए ना फिर कैसे, हाउ डिड यू रीच आउट टू नरेंद्र मोदी? खैर वो फॉर्चुनेटली उनके स्टाफ में एक ऑफिसर का नंबर मुझे मिल गया, तो उनसे हमने, और वो मतलब टू देन अरेंज ए म्यूचुअली कन्वीनियंट टाइम एंड ऑल दैट, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड the Prime Minister tweeted after that, thanking his Qatari counterpart and saying that we will take India-Qatar relations to newer heights. Bilkul. And I think this will be really a befitting, in my view, finale to your wonderful program, that we have to take all these relationships to newer heights. You see, so बाकी बड़े अफसाने हैं, फिर किसी दिन आप बड़े अफसाने हैं जो कहने और सुनाने हैं। मास्टर क्लास यहीं पर खत्म होती है, लेकिन खत्म होने से पहले एक बार फिर मेहमानों के पास जाएंगे। इफ दे कैन क्विकली सजेस्ट कोई किताब, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फिल्म जो
हम हिंदुस्तानियों को अरब देशों के बारे में और लिटरेट कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी राय बनाने से पहले कोई हैशटैग, तात्कालिक भावनाएं, किसी पार्टी के व्यक्ति ने कुछ कह दिया, इनका बायकॉट कर दो, इनको सपोर्ट कर दो, तब क्यों चुप थे, तब क्यों नहीं बोले, आदि इत्यादि। देश और देश के दूसरे देशों से रिश्ते इन तात्कालिक राजनीतिक कारणों से कहीं ज्यादा आगे के और महत्वपूर्ण और मजबूत होते हैं। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम इन देशों के बारे में जानें अपनी राय कायम करने से पहले। बॉबी नकवी, कैन यू सजेस्ट एनी बुक? मुझे एकदम से तो नहीं याद आ रहा, लेकिन तलमीस अहमद साहब ने किताब लिखी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वो काफी वक्त तक उन्होंने यहाँ गुजारा है और उनकी किताब गूगल कर सकते हैं, वो मिल जाएगी। वो आई थिंक एक अच्छा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। जी सर। No, I'm so glad Bobby mentioned. Actually, he preempted what I was going to say. Okay. That I had the privilege of serving with Ambassador Talmiz Ahmed in Jeddah, Saudi Arabia. हाँ, तलमीज़ अहमद साहब, और उन्होंने बहुत साल इस रीजन में अपने सर्विस के और फिर उन्होंने किताब गुजारे हैं। He was our ambassador to Saudi Arabia, to UAE. He spent years in Iraq as a young diplomat. ओमान में भी रहे। और उनकी I had the privilege to attend the launch of that book very recently. So you'll recommend Yeah, that book? it's a book on the challenges in West Asia, and it is truly it is a great labor of love, and it is a peace, the resistance. I'll strongly, of course, I remember मुझे सभी किताबों का नहीं याद, लेकिन हर पोस्टिंग से पहले कुछ किताबें हम पढ़ते हैं जी। और पोस्टिंग के दौरान भी, नेचुरली दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये एक किंगडम करके किताब थी, आई थिंक रॉबर्ट लेसी की थी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बारे। बाकी इजिप्ट में जो एक बहुत ही मशहूर उनके राइटर रहे हैं मोहम्मद हसनैन हाइकल, उनकी किताबें, यू सी ऑन द अरब वर्ल्ड, एंड स्पेशली इफ यू रीड हिज बुक ऑन द सुएज क्राइसिस, you see, and how Egypt had stood up very strongly and firmly on that issue. It is called, I think, Suez Crisis, cutting the lion's tail. Suez Crisis, cutting the lion's tail. So these are some of impromptu, I mean, these are off the cuff, some of the books that come to my mind. बाकी अरब्स के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, आई थिंक एक फिलिप हिटी की किताब है ऑन अरब्स, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर्स। बट बिसाइड्स दैट, यू नो, देखिए, म्यूज़िक है ये यूनिवर्सल, ये दिल की भाषा है। म्यूजिक, लिटरेचर, हिस्ट्री, ये कल्चरल सब। कॉन्फ्लुएंस। जी देखिए, कुलथूम इन इजिप्ट, जैसे हमारे लता मंगेशकर, देखिए, और लाइकवाइज फिरोज, यू सी द आइकॉनिक सिंगर ऑफ लेबनान। सो और इनका म्यूजिक, इनके सॉन्ग्स, उसके सबटाइटल्स भी अवेलेबल होते हैं। You see, we must explore that music as well. So that, I think, maybe in one of your future programs you should play it yes. For a little while. So I think if only they don't send us copyright strike. On that note, हम लोग दुनियादारी का ये खास प्रोग्राम मास्टर क्लास खत्म कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अध्ययन करें, अपने हिस्से की मेहनत करें और अध्ययन करते हुए मन खुला रखें, क्योंकि हमें सिर्फ जो पहले से पता है उसको और मजबूत करने के लिए तर्क नहीं जुटाने हैं। मन में हमेशा संशय रहना चाहिए, तभी आपके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। सवाल पूछिए, कौतुक रखिए और देश हित को सबसे आगे रखिए। देखते रहिए मास्टर क्लास सिर्फ लल्लन टॉप पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताइए और किस विषय पर आप चाहते हैं कि हम मास्टर क्लास का आयोजन करें। शुक्रिया।